सीलमपुर में रेड लाइट पर ऑटो सवारियों पर चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की शुरू कर दी जांच। पुलिस ने हाई प्रोफाइल ऑटो लिफ्टर गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। ऑटो लिफ्टर गिरोह से 4 लग्जरी गाड़ियां हुई बरामद। चोरी के बाद हवाई यात्रा कर वाहनों की डिलीवरी करते थे आरोपी। दिल्ली में यातायात उल्लंघन में 43% की वृद्धि। कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के पक्ष में, कुछ विपक्ष में। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर भी उठाया सवाल। पूर्वी दिल्ली के मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। कारपेंटर और पेंटर का जीवन संकट में। सरकार ने अभी तक नहीं पहुंचाई कोई आर्थिक सहायता। बलबीर सिंह के बीजेपी में जाने से शाहदरा में ताकत बढ़ी। पार्टी ने तुरंत बना दिया दिल्ली प्रदेश का मंत्री। कहा, पार्टी के हर आदेश को पूरी निष्ठा से करेंगे पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर क्षेत्र के रेड लाइट पर कुछ लड़कों ने एक ऑटो में बैठी सवारियों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दीपक नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चाकू लगने से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में उसे जगप्रवेश अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण उसे जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल दीपक ने कहा कि शनिवार रात वह अपने साथी के साथ दुकान बंद करके ऑटो से घर लौट रहा था। धर्मपुरा रोड रेड लाइट के पास अचानक कुछ लड़कों ने ऑटो पर बैठे सवारियों पर हमला कर दिया। एक हमलावर के हाथ में चाकू था, जिसने दीपक के सिर पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। दीपक ने यह भी जानकारी दी कि हमलावरों ने सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि अन्य ऑटो पर बैठे सवारियों पर भी हमला किया। दीपक ने स्पष्ट किया कि वह उन हमलावरों को नहीं जानते हैं और उनके साथ कोई लूटपाट की कोशिश नहीं की गई थी। इस प्रकार हमलावरों के मकसद को लेकर संदेह बना हुआ है। साथ ही वह बताते हैं कि हमलावरों की उम्र नाबालिग लग रही थी। बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे थे। सीलमपुर थाना पुलिस ने दीपक की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे कि मैं ऑटो मैन इधर साथ में यही थे, जैसा इन्होंने बताया कि मेरे साथ अपना सीलमपुर मेट्रो पुलिया से अपना तिगोना वो लाल बत्ती आती है, वह ऑटो रुका लाल बत्ती पे और तुम भी 4-5 व्यक्ति अपना वो खंजर लेके, मतलब वो केवल मारने को तैयार थे बस, और कुछ नहीं करना उन्हें, लूटना पाटना है ही नहीं है। बता रहे कई लोगों को मारे चाकू वहाँ। हाँ, सबको मारने को तैयार थे वो तो। अच्छा। वो तो किसी को लगा, किसी को नहीं लगा। मेरे भाई को लग गया इधर। वो तो उनको तो इच्छा थी कि सबको मारो, जितने भी हैं। लूटने का मकसद नहीं था उनका। अच्छा दोस्त, ये बताइए कि आपके लगा चाकू, कितने लड़के थे, कुछ बता पाएंगे? 4 लड़के थे 16-17 साल के, वो भी नाबालिग। सबके हाथ में चाकू थे? नहीं, एक के हाथ में था खाली। अच्छा, आप ऑटो में थे उस समय? हाँ। अच्छा, ऑटो में निकला थे तो उन्होंने वो आगे वाले ऑटो में मारे थे, तो बाद में हमारे ऑटो पे आ गए, हमारे वाले पे मारा, तो हम लोग निकल भागे तो उन्होंने हम सोच के हमारे मार दिया। ये मेरे को कॉल मिली थी, डायल इन्होंने 102 किया था। ये जगप्रवेश से जीटीबी के लिए रेफर कर रखा है। इनका केस था कि चाकू मारने की, मतलब केस में आए हुए हैं, तो ये ट्रीटमेंट के लिए जीटीबी के लिए रेफ़र कर रखा है। काफ़ी सारी इनको इंजरी है। अब ये जो भी है जीटीबी जाके इनको पता लगेगा कितना टाइम लगेगा इनको प्रॉपर तरीका ठीक होके, ठीक है। बाकी जो भी ये करना चाहते हैं या पुलिस केस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यही इनके अटेंडर बताएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके सरगना हरेंद्र उर्फ हनी और उसके साथी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य दिल्ली और दूसरे राज्यों से लग्जरी कारें चुराकर उनके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेचते थे। आरोपी चोरी के बाद हवाई यात्रा करते थे ताकि पकड़े ना जा सके। पुलिस ने गिरोह के पास से 4 चोरी की कारें बरामद की हैं, जिनमें टोयोटा, फॉर्च्यूनर, बलेनो और ब्रेजा शामिल हैं। गिरोह का सरगना हरेंद्र पहले से ही 20 आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस ने इन पर नजर रखते हुए जाल बिछाकर उन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने खुलासा किया कि वे आसानी से पैसे कमाने के लिए ऑटो चोरी और धोखाधड़ी में शामिल हुए थे। पुलिस ने 4 मामले सुलझा लिए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश और आगे की बरामदगी के लिए जांच जारी है।
दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति न केवल यातायात नियमों की अनदेखी को दर्शाती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की लापरवाही को भी उजागर करती है। क्योंकि जिस तरह से यातायात उल्लंघन में 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 43% की वृद्धि आई है, उससे दिखता है कि शहर में नियमों के प्रति गंभीरता का अभाव है। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के पक्ष में नजर आए तो कुछ विपक्ष में। कुछ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, जो अच्छी बात है क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। हालांकि एक तय लक्ष्य के आधार पर चालान काटना गलत है। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनके पास सभी दस्तावेज होने के बावजूद उनका चालान काटा गया, जो ट्रैफिक पुलिस की मनमानी दर्शाता है। वहीं कुछ लोगों ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि यह पहल जरूरी है, खासकर उन माता पिता को जागरूक करने के लिए जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटी दे देते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामलों में 43% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या पुलिस की गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक हुआ है। देखिए, ये भी एक जांच का विषय है। अगर आप देखेंगे कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले जो है चालान काटते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट सबके पास सारे होते हैं, चाहे पोल्यूशन हो गाड़ी का, गाड़ी के कागज हो, लेकिन फिर भी उनको जो टारगेट दिया जाता है ना, इसलिए वो चालान काटते हैं। उनका पर्पस क्या है कि आप समझिए आपको टारगेट दिया है कि आपने 500 चालान काटने हैं, तो उनको वो चालान काटने ही है, चाहे भले ही आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। और देखो, रेवेन्यू जनरेशन भी एक इनका प्रोग्राम है। इनका ये है कि जितने ज़्यादा चालान काटेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा, अब इन्होंने जो है, पहले तो लोक अदालत लगती थी, अब इन्होंने इवनिंग कोर्ट्स भी जो है बना दी गई हैं, जो अब सिर्फ ट्रैफिक के चालान और जो है के लिए काम करेंगी शाम के 6 से 7 बजे तक। ये चालान कटे जा रहे हैं। कई बार आप देखिए रेड लाइट जो है काम नहीं कर रही, उसके बाद भी रेड लाइट जम का चालान आ रहा है। रेड लाइट जब काम ही नहीं कर रही तो रेड लाइट का चालान कैसे आ सकता है? सर, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस काम तो अच्छे कर रही है, लेकिन अपनी अपनी चलाती है, अपनी मनमानी करती है, सुनती नहीं है किसी की। सर, भुगतान तो हुए, लेकिन हमारे तो गलत वो मशीन में कुछ डाल के फर्रा से हाथ में दे देते हैं, अपनी अपनी मनमानी करते हैं, सुनते ही नहीं है किसी की। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस कई जगह अच्छा काम कर रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं। मैं कई जगह देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से शायद स्टाफ कम है या कुछ है, मगर दिल्ली पुलिस पहले से थोड़ा बहुत ठीक काम कर रही है। नहीं, दिल्ली पुलिस अपनी जगह ठीक है, क्योंकि कई लोगों को प्रदूषण की समस्या इतनी हो रही है। अगर वो चालान नहीं करेगी तो कैसे होगा? वो चालान कटती है, बिल्कुल ठीक कर रही हो। पहले से मैं देख रहा हूँ बेटर कंडीशन है। जनवरी 24 से लेकर नवंबर 24 तक 29 लाख चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं। तो मेरा सवाल दिल्ली सरकार व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से यह है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, क्या उनकी खुद की पीओसी हुई हुई है या नहीं? ग्रेप 4 की पाबंदियों के कारण दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इस प्रतिबंध ने पूर्वी दिल्ली के राजमिस्त्री, कारपेंटर और पेंटर जैसे मजदूरों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। मजदूरों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि पहले वे 600 से 700 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, जिससे परिवार का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई होती थी। अब काम बंद होने के कारण उनकी कमाई जीरो हो गई है, जिससे एक व्यक्ति का भोजन करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पॉल्यूशन नियंत्रण के उपाय सही हैं, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए एक सहायता भत्ता तय किया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। अभी तक तय किया गया भत्ता नहीं मिला और ना आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामा दिया है कि निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश के बाद राजधानी में मजदूरों को आर्थिक सहायता दी गई है। सीसीएन संवाददाता को ऐसा कोई मजदूर नहीं मिला जिसे आर्थिक मदद मिली हो। जी रहे हैं, कहीं एक टाइम खाना मिलता है, दूसरे टाइम खाना ही नहीं मिलता है। कहाँ से खर्चा करें, कहाँ से बच्चों को पालें? कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं है और सरकार बंद कर चुकी है काम को। और 600-700 रुपये कमाते हैं। तो अब बिल्कुल ही जीरो हो गया है। जीरो हो गया, 1 रुपये का भी आशा नहीं है कहीं से आने का। हमने क्या करना पड़ रहा है, जैसे टाइम पास कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। क्या करें, कहीं जाके या कुछ, जब किराया जाने आने को, किराए को पैसे नहीं है और घर चले और कमरे वाले किराया मांग रहे हैं। तो मांगते ही भैया, किराया तो मांगते हैं, किराया तो छोड़ देंगे, कहीं से लेकर आओ, कमाओ काम ही नहीं है तो बताओ कमाए कहाँ से? उन पे क्या असर पड़ेगा? वो तो मजदूर आदमी पर असर पड़ेगा ऐसे में। हमें तो खाने को नहीं है, जो दिहाड़ी चल रही है वो भी सारा काम बंद पड़ा है। अरे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बहुत दुखद में है और कम से कम आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से काम नहीं चला। कम से कम भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ। कोई एक बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, देख रहे हो सब लोग। कम से कम यहाँ
भीड़ लग जाती है सुबह, किसी का काम नहीं लगा, अपने अपने कमरों पे चला गया, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है। अब भाई साहब हम लोग जैसे गुजारा कर, दिन के जैसे भी परेशान कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किराए वाले भी परेशान कर रहे और खाने पीने की भी दिक्कत है। जैसे खाना पीना 35 रुपये किलो आटा हो गया भाई साहब, अभी तो चलो 32 चल रहा था, अभी समझो लॉकडाउन हम लोगों के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हर ये बताओ खाने पीने के लिए नहीं तो बच्चे कहाँ से पढ़ा पाएंगे हम लोग, जब हम ही लोगों को नहीं पेट भर पा रहे तो बच्चों का। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मदद दी जाए। ये दिक्कत आ रही है, सुबह सामने यहाँ बैठ रहते हैं, चौक पर काम नहीं मिलता, कोई काम कराने को राजी नहीं है, बच्चे तो रोटी मांगेंगे और क्या होगा। अभी बीमार है, तभी खराब आ रहा है, तभी शाम काम में भगवान दे दे 100-200 को, अल्लाह दे दे 100-200 को, मगर 100-200 को भी नहीं मिल रहा। 1500 दिहाड़ी से क्या बनेगी। पूर्वी दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में दशमेश पब्लिक स्कूल और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बलबीर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में जाने से शहादा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ताकत बढ़ी है, क्योंकि वह लगातार 6 बार से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। संवाददाता मोहित शर्मा से बातचीत में बलबीर सिंह ने बताया कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें दिल्ली प्रदेश का मंत्री बना दिया गया है। उनकी बहन पार्षद प्रीति ने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पंजाबी शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में नौकरी देने के ऐलान को पंजाबी समुदाय के लिए बेहद अहम कदम बताया। बलबीर सिंह ने 1984 के दंगा पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी दी है। बलबीर सिंह ने भरोसा जताया कि वह पार्टी के हर आदेश को पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में उठक पटक चलती रह रही है। इस विषय पर आज मेरे साथ बलबीर सिंह जी हैं, जिन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन करी है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, पार्टी छोड़ने का क्या फैसला था कि आपने पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी ज्वाइन करी? जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, मैं किसी ऐसी पार्टी में नहीं था जिसको मुझे छोड़ना पड़े। हाँ, पार्टी ज्वाइन करने की बात है तो बीजेपी को मैंने ज्वाइन किया है कल ही, और मुझे उनकी नीतियाँ और प्रधानमंत्री जी की जो ये नीतियाँ चल रही हैं देश और विदेश के अंदर, उनसे प्रभावित होकर, और जो सिखों के प्रति विशेषकर उन्होंने जो लगाव दिखाया है, जिन्होंने 84 के दंगे किए थे, उन दंगाइयों को पकड़वाने में, और जो 84 से प्रभावित थे उनको नौकरियां दिलवाने में, और जो लोग, ये मैं समझता था कि पंजाबी को प्रमोट नहीं कर रहे थे, जो हम लोगों ने पिछली सरकार से बड़ी उम्मीद रखी थी, जो दिल्ली के अंदर सरकार है, कि ये पंजाबी को बहुत आगे लेके जाएगी। सेकंड लैंग्वेज होने के बाद भी पंजाबी को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। अपने स्कूलों के अंदर टीचर्स तक नहीं रखे पंजाबी के, जिसकी वजह से पंजाबी सेकंड लैंग्वेज होते हुए भी फेल हो गई। तो ये सारी बातें हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, जगह जगह जाके उनसे बार बार मिले भी और अखबारों में भी दिया कई जगह, लेकिन वो शायद हेल्पलेस थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बात भी कि अभी सक्सेना साहब जो यहाँ के एलजी हैं, उन्होंने उठाई कि पंजाबी के टीचर्स ही नहीं रखे जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये बातें हमें प्रभावित करती हैं, और हमारे समाज ने कहा कि हमें उनकी तरफ जाना चाहिए जो हमारी तरफ देख रहे हैं, ना कि उनकी तरफ जो रेवड़ियाँ तो बांट रहे हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें उनकी तरफ जाना चाहिए जो हमारे समाज को, हमें सबको देख रहे हैं, और हमारा ये नाप रहे हैं कि आने वाले समय में जहाँ भी हम लोग, हमारी बैलेंस वोटें हैं, जहाँ भी हम लोग वोट देंगे वो ही पार्टी जीतेगी। ये इस बार बीजेपी का दौर है। मुख्य बिंदु मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो काम करने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि हमें उन लोगों को हराना है जो समाज के अंदर अपनी छवि बहुत अच्छी रखते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन समाज उनको जानता है कि वो कैसे लोग हैं। उन लोगों को पर्दाफाश करना है और सामने लेके आना। ये थे मेरे साथ बलबीर जी, जिन्होंने बताया कि प्रदेश में मंत्री का पद इनको दिया गया और जो भी ऊपर से आदेश दिए जाएंगे उसको ये पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। यमुना पार के सूरजमल विहार स्थित सीबीडी ग्राउंड के आसपास धूल उड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रेप चार की पाबंदियों के बावजूद धूल नियंत्रण के लिए चल रही पानी छिड़काव की मशीनें असरदार साबित नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी छिड़काव की मशीनें विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं, लेकिन जहां इनका मुख्य हब है वहां पर ही कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की लापरवाही के कारण सूरजमल हब के आसपास धूल लगातार उड़ती रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में निगम पार्षदों को हर साल निर्धारित निधि दी जाती है, लेकिन इस बार यमुना पार के पार्षदों ने अपनी निधि से असंतोष व्यक्त किया है। पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, तब से न केवल पार्षदों की तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, बल्कि कूड़े के पहाड़ भी वैसे के वैसे खड़े हैं और सड़कों से कूड़ा उठाना भी कम हो गया है। इसके अलावा निगम पार्षदों को इस साल केवल 15 लाख रुपए की निधि दी गई है, जबकि दिल्ली के विधायकों को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संदीप कपूर ने कहा कि इस प्रकार निगम पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने सीएम आतिशी और दिल्ली के एमसीडी मेयर से निवेदन किया कि निगम पार्षदों के फंड को बढ़ाया जाए, ताकि वे जनता के काम आसानी से कर सके और शहर की समस्या का समाधान किया जा सके। साथियों, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, तनख्वाहें तो समय से दी नहीं जा रही, कूड़े के पहाड़ वैसे ही खड़े हैं, सड़कों से कूड़ा उठना बहुत कम हो गया है। उसके साथ साथ जो निगम पार्षदों को फंड दिया जाता है उसमें भी बहुत कमी आ गई है। इस साल अभी तक सिर्फ 15 लाख रुपए निगम पार्षदों को दिए गए और वहीं दिल्ली में विधायकों को 15 करोड़ रुपये दिया गया है। निगम पार्षदों से सौतेला व्यवहार क्यों? और जो इतनी बड़े बड़े वादे आपने दिल्ली में निगम के चुनाव में जनता को किए थे, उन वायदों का क्या? मेरा निवेदन है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से और दिल्ली के एमसीडी के मेयर से कि निगम पार्षदों को और फंड दिया जाए, जिससे जनता के काम कर सके। इस 15 लाख रुपए में तो सिर्फ हम रोड़ी, बदरपुर और सीमेंट लेके कुछ गड्ढे ही भर सकते हैं, ना किसी पार्क में काम करवा सकते हैं, ना किसी शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, ना पुरानी सड़कों की रिपेयर कर सकते हैं, ना नालियाँ बना सकते हैं। तो निगम पार्षदों को काम करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार घोटाले की और भ्रष्टाचार की सरकार है। ऐसे समय में जब निगम में स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं, बड़े प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहे, तो ये 16,000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? ये सारा इन भ्रष्टाचारियों के जेब में जा रहा है। तो मेरा निवेदन है निगम पार्षदों को एडिशनल फंड दिया जाए। पूर्वी दिल्ली का महाराजा सूरजमल पार्क, जहां लोग स्वास्थ्य के लिए टहलने और व्यायाम के लिए जाते हैं, वहां की खराब स्थिति ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पार्क में झूले और जिम मशीनें टूट चुकी हैं, बेंच की स्थिति खराब है और खुले एरिया में धूल उड़ती रहती है। पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और पार्क में सुरक्षा की भारी कमी है। लोगों का कहना है कि यहाँ कई गेट हैं, लेकिन सभी पर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं रहते, जिससे रात में असामाजिक तत्वों और नशा करने वालों की एंट्री होती है। लोगों का कहना है कि इस कारण वे असुरक्षित महसूस करते हैं। जिसके अलावा पार्क में योगा और बैठने के लिए बनाए गए शेड भी जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकते हैं और हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पार्क की देखरेख और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर शाम को माहौल खराब हो जाता है, तो लड़के लड़के आते हैं, ये नहीं पता कहाँ से आते हैं, सीधा अंदर। बल हम कह नहीं सकते, बैठना दुश्मन हो जाता है यहाँ पे। लाइट वगैरह होती है यहाँ पर? लाइट होती है जी। गार्ड वगैरह है कोई? हाँ, गार्ड है, 4-5 गार्ड है। तो वो मना नहीं करते इस तरीके के लोगों को? वो तो जी वो मना नहीं करते कोई। अच्छा, बाकी हरियाली वगैरह है? वो सब बढ़िया है जी। साफ सफाई? वो सब बढ़िया। हाँ जी, बना हुआ है, बना हुआ है। वो कैसी है? बढ़िया जी। अभी चेंज हुई है, पीछे सर्विस के लिए गए थे, दोबारा नहीं आ गई सारी। पार्क की ऐसी है जैसे चल रहा काम। कैसे मतलब ये कारीगर तो दिखाई नहीं देते, काम करने वाले। अच्छा, साफ सफाई होती ही नहीं होती? होती तो है, हफ्ते में 1 आध दिन दिखता हूँ मैं। हाँ, वो मशीन तो नहीं लगी है। नहीं लगी है, पहले खराब हो गई थी? पहले खराब हो गई थी। सिक्योरिटी तो मुझे दिखाई नहीं देता, सिक्योरिटी वाला। सुधार यही है, वैसे तो कोई सुधार की जरूरत नहीं। थोड़ी लाइट वाइट 2-4 बीच में बंद होती हैं, रात को आओ तो, बाकी तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं देखे, नशा करने वाले तो नहीं देखे इसमें। पार्क 9 साढ़े 9 तक खुला ही रहता है, मतलब 9 साढ़े 9 तक रहता ही है पब्लिक। सफाई तो पार्क में हर एक में थोड़ी बहुत तो गंदगी होती है, लेकिन फिर भी साफ है ये काफ़ी। नहीं, मतलब ऐसा ना कि लोग तोड़ जाते हैं, जी लगा तो देते हैं, लेकिन अब लोग तोड़ जाते हैं। करते ही होंगे, कम ही करते हैं, मतलब इतनी नहीं है कि प्रॉपर मतलब आए तो यूज़ कर ले। अब काफ़ी इंस्ट्रूमेंट वो टूटे पड़े हैं सारे जिम के। डेवलपमेंट जल्दी से नहीं होता, मतलब झूले बहुत दिनों से टूटे हुए हैं, या तो बच्चे तोड़ के जाते हैं, जो भी तोड़ के जाता है इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये ठीक करके जाएं। बिल्कुल, मतलब मेंटेनेंस नहीं है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़े वैसी है, सिक्योरिटी टाइट नहीं है। मतलब पार्क में दोस्तों कंडीशन सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कभी टूट फूट हो जाती है, इसके लिए वो रिपेयर कराते हैं
मतलब ये माली भी इसमें लगे हुए हैं, रोड डेली की सफाई वफाई भी डेली होती है। बैठने का जो चबूतरा है या हाँ, ये कभी कभी ये तो टूट जाता है, टूट गए हैं। ये मतलब ये वाटर प्रूफ, यहाँ पब्लिक बरसात होती थी तो उठने बैठने के लिए जगह बनाई थी। हाँ, ऊपर से हाँ कुछ टाइम में हो जाएगा, कोई कमजोरी नहीं है। मेंटेनेंस नहीं की गई तो फिर हो जाएगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।